गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स अध्याय 16 का भाग 12 का अध्ययन करेंगे। और बच्चों इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। तो यह प्रवर्धक क्या करता है? जो निम्न प्रत्यावर्तीय निवेशी सिग्नल है इसको उच्च प्रवर्धित प्रत्यावर्तीय निर्गत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। इसी को ही हम लोग प्रवर्धक कहते हैं। दूसरे अर्थों में बच्चों आप समझ सकते हैं कि प्रवर्धक क्या करता है? जो निवेशी सिग्नल का आयाम है उस आयाम को बढ़ा देता है। देखिए बच्चों यहाँ पर यह प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। यह जो है आपका निवेशी सिग्नल है, जो सिग्नल दिया गया है। और ये प्रवर्धक क्या करता है? प्रवर्धक क्या करता है? इस सिग्नल के जो आयाम होता है उसके आयाम को बढ़ा देता है। यही है बच्चों प्रवर्धक। और जो है ट्रांजिस्टर में प्रवर्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है बच्चों। ट्रांजिस्टर में आपने पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर में जो है 3 टर्मिनल होते हैं। ई क्या है? ये आपका उत्सर्जक है। बी क्या है? आपका आधार है। सी क्या है? आपका संग्राहक है। यह 3 टर्मिनल होता है। और आपको पता है बच्चों एक निवेशी होता है और एक निर्गत होता है। तो इन टर्मिनलों को इस तरह से प्रयोग किया जाता है कि निवेशी और निर्गत वोल्टेज में, ठीक है, यदि कोई आधार के रूप में उभयनिष्ठ के रूप में प्रयोग किया जाए, जैसे माने उत्सर्जक को निवेशी और निर्गत वोल्टेज के बीच उभयनिष्ठ के रूप में, कॉमन के रूप में यदि हम उत्सर्जक को ले लें तो यह बन जाएगा उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में। ठीक इसी तरह से यह बी हो जाएगा। बी को अगर हम उभयनिष्ठ लें, बीच में लें, निवेशी और निर्गत के बीच में अगर हम बी को लें, आधार को लें, तो यह क्या बन जाएगा? उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के रूप में। इसी तरह से बच्चों यदि हम संग्राहक को लें तो यह क्या बन जाएगा? उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक के रूप में। इन तीनों में से सबसे अधिक जो ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है, जो प्रवर्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह सबसे अधिक जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी ई का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस उत्सर्जक उभयनिष्ठ उत्सर्जक आधार में जो धारा लाभ अधिक प्राप्त होता है, इसलिए ट्रांजिस्टर में इसी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, यह आपका चित्र है। यह आपका ट्रांजिस्टर है और यह कौन सा ट्रांजिस्टर है? पीएनपी ट्रांजिस्टर। हम लोग जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में पढ़ेंगे उसमें पहला ट्रांजिस्टर हम लोग लेंगे। आपको पता है 2 ट्रांजिस्टर होता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो आज हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में जो है इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यह आपका ट्रांजिस्टर बना हुआ है बच्चों, और हम आपको पहले भी बता चुके हैं इसके विषय में। थोड़ा सा कंफ्यूज न हो इसलिए आपको यहाँ ध्यान दीजिए। और आपको बच्चों हम ये बताए थे, यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर जो आधार लिया गया है, ठीक है, उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ लिया गया है वह उत्सर्जक लिया गया है। अर्थात इस तरह से यह जो आपका है, पहले उसमें क्या था आपने देखा था? आधार देखा था, यहाँ पर आधार था, यहाँ उत्सर्जक था, यहाँ संग्राहक था। अब यहाँ पर चेंज हो गया है। यह क्या है? जो आधार हमने लिया है, उभयनिष्ठ जो लिया है वह उभयनिष्ठ यह है ई, मैंने ई को लिया है। बी यहाँ पर है बच्चों, यह बी जो है यहाँ पे है और यह सी है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप कौन सा ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में बच्चों यह पता है यह क्या होता है? यह आपका जो है एमीटर होता है। यह क्या है? एन क्या है? आपका बेस है। और यह सी क्या है? आपका संग्राहक है, कलेक्टर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यह पी जो है ई है, अर्थात एमीटर है। हमने इसी एमीटर को क्या बना लिया? इसी एमीटर को उभयनिष्ठ मान लिया। ठीक है, और बच्चों हमने आपको बताया था कि कैसे पता चलेगा कि यह पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पर देखिए यह ई है,
ठीक है। तो ई से पीएनपी ट्रांजिस्टर हम पढ़ रहे हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, उत्सर्जक से आधार की ओर धारा बहती है, अर्थात यह धारा का जो है, यह जो बाढ़ है, बाढ़ का निशान यह ऊपर होगा। अब आप कहेंगे सर उसमें भी तो ऊपर बनाए तो वह एनपीएन हो गया, लेकिन वहां पर ई यहाँ था, लेकिन इस चित्र में ई कहाँ है, ई नीचे है। ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, आपको ध्यान रखना है ई से, यदि धारा ई से आधार की ओर जाए तो वह जो है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। यदि धारा आधार से उत्सर्जक की ओर जाएगा तो वह एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ भी देखिए बाढ़ का निशान ऊपर की तरफ है, तो यहाँ हम जो है यहाँ पर यह बाढ़ का निशान इस तरह से यहाँ पर लगा दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर यह उत्सर्जक है, यह आधार है, यह क्या है, यह पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है बच्चों, यही समझाने के लिए हम आपको यहाँ पर बताए थे। तो यहाँ देखिए यह आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, यह पी है, देखिए इस पी को हमने उत्सर्जक मान लिया, एन क्या है, एन आपका आधार है, सी क्या है, संग्राहक। ठीक है। तो यह आपका एक ट्रांजिस्टर है और इस ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक के सापेक्ष जो आधार है, आधार को ऋणात्मक रखते हैं, तथा उत्सर्जक और आधार दोनों के सापेक्ष संग्राहक को ऋणात्मक रखते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों को ऋणात्मक रखते हैं। पहले वाले में हमने क्या कहा, पहले वाले में हमने कहा उत्सर्जक के सापेक्ष आधार को ऋणात्मक रखते हैं। दूसरे में मैंने क्या कहा कि उत्सर्जक और आधार दोनों के सापेक्ष संग्राहक को ऋणात्मक रखते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसे करने से क्या हुआ, ध्यान रखिए, जब ई के सापेक्ष हमने इसको क्या कर दिया, इसको ऋणात्मक कर दिया। ध्यान रखिए यह बैटरी है, तो बैटरी का यह सिरा ऋण से हो गया है और यह सिरा प्लस से हो गया है। पी धन सिरे से और एन ऋण सिरे से, तो कौन सा अभिनत हो गया, अग्र अभिनत हो गया। और जो संग्राहक को हमें उत्क्रम अभिनत बनाना है, चूंकि यहाँ पी है तो उत्क्रम अभिनत तभी बनेगा जब पी को हम ऋणात्मक रखेंगे, इसलिए पी को हमने यहाँ पर क्या रख दिया है, ऋणात्मक रख दिया है। इस तरह से यह अग्र अभिनत हो गया और यह हो गया आपका उत्क्रम अभिनत। ठीक है। आगे देखिए इसके संरचना में हम क्या करते हैं कि जो है आपका उत्सर्जक और आधार, इन दोनों सिरों के बीच हम निवेशी जो है सिग्नल जोड़ देते हैं। यहाँ पर निवेशी सिग्नल हमने जोड़ दिया है, अर्थात जिसको इनपुट हमें देना है, यह हमने जोड़ दिया है। और यहाँ पर आधार से मैंने एक प्रतिरोध जोड़ दिया है, यह प्रतिरोध R1 है, एक प्रतिरोध जोड़ दिया है। ठीक है बच्चों। आज यहाँ पर जो आपका जो है संग्राहक है, संग्राहक से मैंने एक लोड प्रतिरोध RL को जोड़ दिया है और यह लोड प्रतिरोध पर ही हमारा आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है। और यह आपका बैटरी है BCC। ठीक है, BCC माने संग्राहक वाला, यह बैटरी है। और ध्यान रखिएगा इसमें जो धारा बहेगी बच्चों यह IB है और संग्राहक में जो धारा बहेगी IC है, और इस लोड प्रतिरोध में जो धारा बहेगी यह धारा आ रहा है, तो यह IC और इस लोड प्रतिरोध का RL, तो इसको लिखेंगे ICRL। ठीक है बच्चों। और इस जो उत्सर्जक को हम भू समर्पित भी कर देते हैं, अर्थात पृथ्वी से इसको हम जोड़ देते हैं, अर्थ दे देते हैं। तो यह बच्चों इसकी संरचना रही। ठीक है। अब यह कार्य कैसे करता है, कार्य ध्यान से देख लीजिए, यह कार्य कैसे करता है, कार्य जो है इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कार्य को जो हम यहां पर देखेंगे बच्चों, यहां आपको पता है कि जो सिग्नल होता है वह इस तरह से होता है। ठीक है। और यह पूरा एक चक्र होता है, यह आधा चक्र होता है और यह आधा चक्र होता है। इस आधे चक्र में यह धनात्मक होता है और इस आधे चक्र में यह ऋणात्मक होता है बच्चों। ठीक है। तो अगर हम पहले इस धनात्मक वाले भाग को दे, हमने पॉइंट दे दिया है। ठीक है। निवेशी पर जो है आपका प्रत्यावर्ती सिग्नल में धनात्मक अर्धचक्र में, अर्थात पहले हम धनात्मक अर्धचक्र देख रहे हैं, अर्थात इस वाले में क्या होता है, इस आधे चक्र में क्या होता है, इस आधे चक्र में क्या होता है। इस आधे चक्र में चूंकि यह निवेशी सिग्नल है और इस आधे चक्र में हमें जो आउटपुट प्राप्त होगा वह कैसे प्राप्त होगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए बच्चों
कि जो भी हमें, जैसे यह आपका यहाँ पर ध्यान दें, मान लीजिए इसको बाद में थोड़ा सा देखेंगे, यह आपका है निवेशी सिग्नल, तो जो इसका आउटपुट प्राप्त होता है यह इस तरह से, यह धनात्मक प्राप्त हुआ है, तो इसका जो है आउटपुट प्राप्त होता है वह इस तरह से नीचे, यह नीचे है तो इसका यह ऊपर, इस तरह से इसका जो है आउटपुट प्राप्त होता है। धनात्मक का यह ऋणात्मक, ऋणात्मक का धनात्मक, इस तरह से इसका आउटपुट प्राप्त होता है। यह ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले आधे चक्र में जब यह धनात्मक है तब हम बात करते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह कौन सा है, यह आपका है अग्र अभिनत है, और ध्यान रखिए आधार, आधार क्या है, आधार माइनस है। ठीक है, आधार माइनस है, और इसको हम पहले क्या देते हैं, धनात्मक, अर्थात जो हम वोल्टेज दे रहे हैं, अग्र अभिनत जो दे रहे हैं वह धनात्मक दे रहे हैं। ठीक है, यह है ऋणात्मक। जब हम धनात्मक देंगे तो इनके ऋणात्मक मान क्या होगा, कम होगा, अर्थात इनका अग्र अभिनत कम होगा। ध्यान से समझिए बच्चों, यही कंफ्यूजन होता है कि जब हम इसको जो है, चूंकि हम पहले पढ़ क्या रहे हैं, धनात्मक अर्धचक्र, पहले जो है जो आधा चक्र है उसमें जो धनात्मक अर्धचक्र है उसमें क्या होता है, उसमें चूंकि जो है धनात्मक है इसको हम धन विभव देते हैं, और यहाँ पर क्या है, ऋण विभव है। तो जब हम धन विभव देते हैं, यह ऋण विभव है, तो इस ऋण विभव का मान कम हो जाता है। धनात्मक देते हैं और यह ऋण विभव है, इसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात अग्र अभिनत कम हो जाता है। जब अग्र अभिनत कम हो जाता है बच्चों, तो जो इसमें आईबी धारा बहेगी वह आईबी धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब अग्र अभिनत कम हो जाएगा तो यह धारा भी कम हो जाएगी। जब यह धारा कम हो जाएगा तो संग्राहक धारा भी कम हो जाएगा। जब संग्राहक धारा कम होगा बच्चों, तो इस लोड प्रतिरोध में जो धारा है यह भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और एक किरचॉफ का नियम होता है बच्चों, आप फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे, किरचॉफ का एक नियम होता है। यह नियम होता है, मान लीजिए यह जो आपका आउटपुट प्राप्त हुआ, इसको हमने मान लिए नाम दे दिए V0, आउटपुट जो प्राप्त हो रहा है वह V0, और इनपुट जो मैंने दिया है वह VI दिया है। क्या दिया है, VI। तो ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला होता है, यह V0, यह आपका यहाँ पर लिख देते हैं, यह V0, ठीक है, बराबर होता है, ये देखिए यह आपका जो वोल्टेज है वह फिक्स वोल्टेज है, यह वोल्टेज फिक्स रहता है, तो यह वोल्टेज VCC माइनस, ठीक है, माइनस बच्चों यह वाला जो लोड प्रतिरोध के अंदर जो धारा बह रहा है, यह ICRL। ठीक बच्चों, यह सूत्र होता है किरचॉफ का, एक नियम होता है, फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार एक सूत्र होता है, व्हीटस्टोन सेतु का एक सूत्र होता है। इस सूत्र को जो है V0 यह आउटपुट है, बराबर यह जो फिक्स वोल्टेज है, इस वोल्टेज में से हम माइनस करते हैं जो लोड प्रतिरोध में धारा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, देखिए यहाँ पर IB का मान कम हो गया। जब IB का मान कम हुआ तो IC का भी मान कम हो गया। जब IC का मान कम हो गया तो ICRL का भी मान कम हो गया, अर्थात इसका मान कम हो गया। यह तो फिक्स है, समझने के लिए मान लीजिए यह जो है आपका जो वोल्टेज है वह 10 वोल्टेज है, ठीक है, और इसका मान कम हो गया, मान लीजिए यह 3 हो गया, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7, अर्थात यह जो V0 प्राप्त होगा, जो आपका आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा वह 7 होगा। ठीक बच्चों, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, यदि यहाँ 3 है तो यदि हम इसको जो है 4 कर दें, अर्थात 1 बढ़ जाए, यहाँ 3 है कम है, 1 बढ़ा दें, हम 4 कर दें, अब जो है यहाँ 10 पहले से फिक्स है, तो 10 में से आप 4 घटा दिए तो कितना आ गया, यहाँ 6। तो बच्चों कौन सा मान अधिक है, यह 7 वाला अधिक है, 6 वाला कम है। क्यों अधिक है, क्योंकि यह वाला मान कम है, यह जो है ICRL, यह धारा मान कम है। जब यह धारा का मान कम होगा, जब यह वाला कम होगा तो यह अधिक होगा। अब जब यह अधिक होगा, जैसे मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, 3 से अधिक कर दिया, जब यह अधिक हो जाएगा तो यह वाला क्या हो जाएगा, V0 का मान कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों ना, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है ICRL का मान क्या हो गया, कम हो गया, अर्थात V0 का मान क्या हो जाएगा, अधिक होगा।
और यह बैटरी किससे जुड़ा है, यह बैटरी ऋण से जुड़ा है, ऋणात्मक जुड़ा है। तो क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा अधिक ऋणात्मक, अधिक ऋणात्मक। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह रिजल्ट आ गया अधिक ऋणात्मक, क्योंकि इसका मान अधिक हुआ, लेकिन बैटरी क्या है, बैटरी ऋण से जुड़ा हुआ है, तो यह हो जाएगा अधिक ऋणात्मक। अर्थात जो पहला आपका जो यह प्राप्त हुआ था धन, जो पहला आधा चक्र, ठीक है, इसका जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, ठीक है, अधिक ऋणात्मक, अर्थात इस तरह से प्राप्त हुआ। ऋणात्मक माने नीचे, अधिक प्राप्त हुआ, इससे अधिक प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अब दूसरे आधे चक्र में देख लें। ये तो पहला आधा चक्र रहा, अब यह दूसरा जो आधा चक्र है ये वाला, ठीक है, यह एक आधा चक्र है, इसके बाद यह आधा चक्र है। इस आधे चक्र में क्या होता है, यह वाला आधा चक्र, अर्थात इसको यहाँ पूरा कर दें, यह वाला, तो यह तो मैंने देख लिया। अब यह वाला क्या होगा इस आधे चक्र में, अर्थात ऋणात्मक आधा चक्र में क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ऋणात्मक आधा चक्र में, अर्थात अब यहाँ पर जो हम विभव दे रहे हैं, ठीक है, वह ऋण विभव दे रहे हैं, और यहाँ पर कौन सा विभव लगा है, ऋण विभव लगा है। तो जब यह भी ऋण दे रहा है और यह भी ऋण है, तो ऋण क्या हो जाएगा, अधिक प्लस हो जाएगा, अर्थात यह जो है इनका मान बढ़ जाएगा, अर्थात आग्रहभिन्नता अधिक हो जाएगा। जब आग्रहभिन्नता अधिक हो जाएगा तब IB का धारा का मान बढ़ जाएगा। जब IB का मान बढ़ जाएगा तो IC का मान बढ़ जाएगा। जब IC का मान बढ़ जाएगा तो संग्राहक धारा का भी मान बढ़ जाएगा। अर्थात तब इस किरचॉफ के नियम से, यह जो किरचॉफ का नियम है, अब इसका मान क्या हो गया, अधिक हो गया। ठीक है, जब इसका मान अधिक होगा तो इसका मान क्या होगा, कम प्राप्त होगा। ठीक है, अर्थात यह कम ऋणात्मक, यहाँ चूंकि ऋणात्मक लगा हुआ है तो हम लिखेंगे कम ऋणात्मक। जो हमारा रिजल्ट प्राप्त हुआ, वह रिजल्ट प्राप्त हुआ बच्चों कम ऋणात्मक। और कम ऋणात्मक का मतलब दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं कि जो है कम ऋणात्मक अर्थात कम धनात्मक। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। यह कम ऋणात्मक माने कम ऋणात्मक माने इसका मान कम हुआ है, मान क्या हुआ है, कम हुआ है, लेकिन यहाँ ऋणात्मक है। कम ऋणात्मक अर्थात अधिक धनात्मक। ठीक है, अधिक धनात्मक कहने का मतलब धनात्मक प्राप्त होगा। कम ऋणात्मक दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं अधिक धनात्मक। यह चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है समझ में न आए लेकिन इस भाषा को समझिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ कम ऋणात्मक, इसका मान कम हुआ है। कम ऋणात्मक माने ऋणात्मक कम है, ऋणात्मक कम है अर्थात धनात्मक होगा। ठीक है, अर्थात यह जो दूसरा आधे चक्र में यह ग्राफ होगा वह जो है धनात्मक प्राप्त होगा। इस तरह से बच्चों प्रवर्धक के रूप में यह जो निवेशी वोल्टेज है, इस निवेशी वोल्टेज का जो हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है वह इस तरह से प्राप्त होता है। यह हमारा रिजल्ट निकलेगा। ठीक बच्चों, चलिए इसके बाद तीन चीज और आता है। ठीक है, एक होता है आपका धारा लाभ, दूसरा आता है वोल्टेज लाभ और तीसरा आता है पावर लाभ, शक्ति लाभ। यह तीनों क्या है, यह तीनों को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद परिभाषा आप लोग अपने अनुसार लिख लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा लिखाने लगेंगे तो शायद यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले वो तीनों देख लेते हैं, समय बचता है तो कुछ लिखा देते हैं, कुछ आप लोग अपने से परिभाषा लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तीन होता है बच्चों, एक होता है धारा, धारा लाभ, यहां बताएंगे बच्चों तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, धारा लाभ। बच्चों ये धारा लाभ क्या है। ठीक है, धारा लाभ की परिभाषा लिख सकते हैं कि यह जो आपका वोल्टेज निकल रहा है, निर्गत वोल्टेज, यह निर्गत वोल्टेज है, यह निवेशी वोल्टेज है। तो कुछ याद नहीं करना है, जो है आसानी से लिख सकते हैं कि धारा लाभ बराबर होता है यह निर्गत जो धारा निकल रहा है, निर्गत धारा तथा निवेशीय धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, धारा लाभ कहते हैं। अर्थात धारा लाभ बराबर आप लिख सकते हैं निर्गत
धारा बटे निवेशीय धारा बटे निवेशीय धारा। ठीक है बच्चों, यही इसका परिभाषा इसे बना सकते हैं। धारा लाभ किसे कहते हैं? तो निवेशी धारा, निर्गत धारा तथा निवेशी धारा के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं, जिसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, या आप ये बीटा से प्रदर्शित करते हैं तो यह बीटा बराबर निर्गत धारा। निर्गत धारा क्या है? निर्गत धारा जो आपका ये निकल रहा है, यह आपका है एक चीज और थोड़ा सा यहाँ चेंज करेंगे। तो निर्गत धारा में परिवर्तन, परिवर्तन शब्द जोड़ दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी वही शब्द जोड़ दीजिएगा, में परिवर्तन। अर्थात जो धारा लाभ है उसकी परिभाषा होगी कि निर्गत धारा में परिवर्तन तथा निवेशीय धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं, जिसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। या यह बीटा बराबर, चूंकि परिवर्तन है तो परिवर्तन को हम इस लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और यह निर्गत धारा है अर्थात यह संग्राहक धारा, निर्गत धारा यह संग्राहक धारा, और यह हो गया IC, और यह बट्टे लैम्डा निवेशी धारा अर्थात यह वाला आधार वाला धारा, यह IB के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यह धारा लाभ का सूत्र होगा। दूसरा जो है हम लोग लिखेंगे, दूसरा जो है धारा लाभ के बाद दूसरा है वोल्टेज लाभ। दूसरा है वोल्टेज लाभ। यह वोल्टेज लाभ क्या है बच्चों? ठीक उसी तरह से निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन तथा निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन के अनुपात को वोल्टेज लाभ कहते हैं, जिसे हम AB से प्रदर्शित करते हैं, AB। ठीक है बच्चों, चलिए, तो चूंकि यह वोल्टेज है, ठीक है, तो निर्गत वोल्टेज क्या लिखेंगे? डेल्टा IC/R2, ठीक है, बटे लैम्डा IB/R1। ठीक है बच्चों, यह R2 जो है आपका यह है RL, या यहाँ पर R2 आप रखेंगे, और यहाँ पर R1। ठीक है, यह दोनों प्रतिरोध है। चूंकि जो है आपका यह वोल्टेज है, तो वोल्टेज क्या होता है? V बराबर I इंटू R। तो यह I धारा है, R प्रतिरोध है, तो यह संग्राहक धारा है, और इससे जो है प्रतिरोध जुड़ा हुआ है वह R2 जुड़ा हुआ है, और यह क्या है? यह आपका IB धारा है, इससे जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है R है। ठीक है, तो वोल्टेज V बराबर होता है I इंटू R। तो यह धारा है, यह प्रतिरोध है, यह धारा है, यह प्रतिरोध है। यह AB बराबर हो जाएगा बच्चों, यहां ध्यान रखिए, यहां क्या है? IC। ठीक है, तो इस IC का मान हम इससे निकाल लेते हैं, जो आपका पहला निकाले थे IC, इससे अगर हम IC का मान निकालें तो यह आपका लैम्डा IC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? लैम्डा IC बराबर इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा इस तरह से, यहाँ कुछ है, ये 1 है, रख दीजिए, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? इसका गुणा हो जाएगा, तो यह आपका जाएगा बीटा गुणे लैम्डा IB। ठीक है गुरु, अर्थात इसी का मान लैम्डा IC का मान हम यहाँ पर रख दें। ठीक है, तो यदि लैम्डा IC का मान हम यहाँ पर रखते हैं, ध्यान रखिए कि यहाँ पर AB बराबर क्या था? AB बराबर था आपका लैम्डा IC। लैम्डा IC का मान मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया है, क्या? बीटा गुणे लैम्डा IB बटे नीचे क्या है? नीचे है लैम्डा IB/R1, और यहाँ ऊपर क्या था? R2। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए लैम्डा IB/R1, लैम्डा IB, यह लैम्डा IB और यह लैम्डा IB से कट गया, बचा क्या? बचा AB बराबर यह बीटा। ठीक है, बीटा, और यह क्या बच गया आपका? यह आपका R2/R1। यह आपका यह सूत्र फाइनल रिजल्ट प्राप्त हुआ किसका? यह वोल्टेज लाभ का। एक और है बच्चों पावर लाभ, शक्ति लाभ। तो शक्ति लाभ क्या है बच्चों? यहां पर देख लेते हैं,
अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि लिखा तो पाएंगे नहीं। चलिए, अब एक है आपका शक्ति लाभ। यह शक्ति लाभ P से प्रदर्शित करते हैं, इसको P से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। यह P बराबर होता है, ठीक है, धारा लाभ गुणे वोल्टेज लाभ। ठीक है, इसको हम कहते हैं शक्ति लाभ। ठीक है, अर्थात धारा लाभ तथा वोल्टेज के गुणनफल को, धारा लाभ तथा वोल्टेज लाभ के गुणनफल को हम शक्ति लाभ कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह P बराबर धारा लाभ। धारा लाभ कहाँ है? धारा लाभ आपने लिखा था, ठीक है, धारा लाभ में बीटा का मान आया था। धारा में बीटा बराबर क्या आया था? यह पहला था बीटा बराबर, यही पहला है, बीटा बराबर लैम्डा IC बटे लैम्डा IB। तो यह बराबर क्या है? यह बीटा है। ठीक है, इनके जगह हम बीटा रख देते हैं, अर्थात यह धारा लाभ की जगह बीटा गुणे वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ अभी हमने निकाला था, ठीक है, वोल्टेज लाभ कहाँ निकाला है हमने? वोल्टेज लाभ हमने यह निकाला है। रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या आया? फाइनल रिजल्ट ये आया था, तो यहाँ लिख दे, यह फाइनल रिजल्ट आया था वोल्टेज लाभ का। ठीक है, और ये आपका क्या है? धारा जो है धारा लाभ का है, तो इनके जगह हमने बीटा रख दिया, यहाँ बीटा गुणे, यह आपका वोल्टेज लाभ का है, AB बराबर बीटा गुणे R2 बटे R1। ठीक है बच्चों, यह फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा, ये P बराबर यह बीटा गुणा कर देंगे, यह हो जाएगा बीटा स्क्वायर और यह आपका हो जाएगा R2 बटे R1। यह इसका फाइनल रिजल्ट आ। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में हमने अध्ययन किया। और किसका अध्ययन किया? PNP ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में। मैंने उसकी रचना देख लिया, रचना क्या है, उसकी कार्यविधि हमने देख लिया, उसकी कार्यविधि क्या है। ठीक है, और यह तीन आपका होता है, धारा लाभ, वोल्टेज लाभ और शक्ति लाभ के विषय में भी हमने उसको देख लिया। ठीक बच्चों, चलिए अब आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखा कीजिए आप लोग और लाइक किया कीजिए। धन्यवाद।